चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो हमें पढ़ना है, दैट इज रेडिएशन। जहां तक इस रेडिएशन टॉपिक का सवाल है, ये मोस्टली थ्योरेटिकल है बहुत ज्यादा, बट हाँ प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। बट बाकी सब में क्या है कि प्रॉब्लम्स और थ्योरी के बीच बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं रहता है। बट इसमें क्या है, थ्योरी स्किप करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो ये रेडिएशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ये पढ़ने पढ़ाने का तरीका ये होता है कि एक लेक्चर केवल थ्योरी करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर केवल प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है? ओके। बट इसके थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत आसानी से इसको हैम हैंडेडली लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। शुरू करूं? यस सर। ओके। तो रेडिएशन शुरू में मैंने सिखाया होगा कि ये एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये बताया था। हाँ सर। फिर उसके बाद बताया होगा कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी का रेडिएशन होता है। यस सर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट कि रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर radiation mode of heat transfer doesn't require any material medium। पहले भी बताया था। दूसरा पॉइंट, propagation of heat energy takes place in the form of electromagnetic waves ये भी बताया होगा। यस सर। फिर मैंने बताया होगा कि ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। अब देखो थोड़ा सा जैसे, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hc/λ, इतना तो केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। यस सर। यस सर। तो जो हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट होता है उससे जो रेडिएशन होगा उसके फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, कॉमन सेंस है। हाँ सर। यस सर। और ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो। कम होगी। तो इन जनरल hotter objects emits lower wavelength and vice versa। कॉमन सेंस है ये। यस सर। यस। ठीक है, पहले इतना कॉमन सेंस लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये 4 पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए, 2 मिनट का काम है, जैसे ही हो जाए आवाज दो।
सर हो गया सर नहीं ऐसा नहीं, आवाज दे सर को। हो गया? सर लिख हाँ सर हो गया। यस सर। नहीं सर, एक मिनट। जल्दी कीजिए। सर सेकंड पॉइंट फिर से रिपीट करोगे क्या? Propagation of heat energy takes place in the form of electromagnetic waves. सर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है? ये है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, शेप साइज जरूरी नहीं, किसी भी शेप साइज का, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप साइज का है, किसी भी टेम्परेचर पर है सराउंडिंग में, तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट से थर्मल रेडिएशंस होते रहते हैं हमेशा। ऑब्जेक्ट से थर्मल रेडिएशंस हमेशा होते रहते हैं। एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के थर्मल एमिशन भी, थर्मल रेडिएशन भी एब्जॉर्ब करता है। दोनों काम हमेशा साथ साथ चलता रहता है। समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर। So this blue is absorption from surrounding. And this black one is radiation to surrounding. जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उस ऑब्जेक्ट से न तो कोई एब्जॉर्प्शन हो रहा है और न तो कोई रेडिएशन हो रहा है। ऐसा नहीं है ना? कोई ऑब्जेक्ट अगर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि इसके एब्जॉर्प्शन का रेट और इसके रेडिएशन का रेट दोनों इक्वल है। आप समझे मेरी बात? हाँ सर। यस हाँ सर। है ना? उसका ये मतलब होता है कि दोनों इक्वल है। सो इसी कॉमन सेंस का नाम है फिजिक्स के लैंग्वेज में प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। सो मोर प्रिसाइजली उसको मैं ऐसे बोलूंगा, एनी ऑब्जेक्ट at any temperature greater than absolute zero. एब्सोल्यूट जीरो क्या, किसको कहते हैं? -273 0 केल्विन। हाँ, डिग्री सेल्सियस। ग्रेटर देन एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज 0 केल्विन।
radiates thermal radiation to the surrounding. ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, any object placed in a surrounding will absorb heat radiation from the surrounding and emit its own radiation to the surrounding simultaneously. Now, if the rate of radiation is greater than rate of absorption, तो इस केस में क्या होगा? इसका टेम्परेचर ज्यादा हो. टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, दैट इज ऑब्जेक्ट विल कूल डाउन, है ना? यस सर. हाँ सर. यही अगर रेट ऑफ रेडिएशन छोटा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, body will heat up, इंक्रीज temperature होगा will increase. टेम्परेचर. तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हाँ सर. यस. सो ऑब्जेक्ट विल हीट अप. और अगर रेट ऑफ रेडिएशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल है टेम्परेचर कांस्टेंट. तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. लिखने का पर्पस यही है कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हमेशा दोनों होता रहता है साइमल्टेनियसली, चाहे ऑब्जेक्ट गर्म हो ठंडा हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहे. आई बात समझ में? यस सर. हाँ. Temperature is equal to constant, that is object is in thermal equilibrium. कोई डाउट? नो सर. नो सर. कॉमन सेंस है. अच्छा, अब एक और छोटा सा कॉमन सेंस फिर देता हूं लिखने के लिए. सर ऑब्जेक्ट जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो रेडिएशन में तो बहुत सारे वेवलेंथ मिक्स रहते हैं ना, एक वेवलेंथ तो होता नहीं है, हाँ सर. है ना? सो मतलब सिलेक्टिवली होता क्या है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हाँ, को रिफ्लेक्ट किया, Absorb बाकी नहीं सब कर. एब्जॉर्ब किया. हाँ सर. यस सर. तो अगर if an object absorbs all radiations
falling on it irrespective of their wavelength, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सब एब्जॉर्ब करता है, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। Then called as a perfect black body। ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। इतना पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। सर अगर रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, मतलब हीट ले ज्यादा रहा है और दे कम रहा है, हाँ सर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो बी में बढ़ रहा है। हाँ सर बढ़ रहा है। क्या दिक्कत है? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से।
Done, sir. No, sir. Done, sir. हो गया सबका? No, sir. अरे एक मिनट हाँ बस एक सर. मिनट करो. Done. हो गया? हाँ, सर हाँ Yes, बस sir. नोट पढ़ सकते हैं क्या एक बार फिर से क्या करो? वो रेड में जो आपने नोट लिखा है हाँ, चलो रेडिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है. सपोज किसी भी एक सरफेस पर कोई थर्मल रेडिएशन आता है तो क्या क्या होगा? जैसे कॉमन सेंस है, ऐसे समझो, ये कोई सरफेस है, ठीक है. इस सरफेस पर अगर कोई थर्मल रेडिएशन आया है ना, ये इंसिडेंट रेडिएशन है, तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा. यही बातें हो सकती हैं. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो एक टर्म है
जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन सेंस है, दिस स्मॉल ए इज amount of energy absorbed divided by amount of energy incident। कॉमन सेंस है Yes, sir. है ना? अच्छा, इसी कॉमन सेंस में हमने देखा था कि अगर A इज इक्वल टू 1 होगा तो ये ब्लैक बॉडी हो गया। हाँ सर। मतलब जितना भी इंसिडेंट रेडिएशन उसके ऊपर आए, सबको अगर वो एब्जॉर्ब कर ले तो वही ब्लैक बॉडी है। Yes, sir. एक दूसरा टर्म है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पावर। स्मॉल आर। कॉमन सेंस है, स्मॉल r is amount of energy reflected upon amount of energy incident, है ना? हाँ सर। r की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसको हम लोग परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोलेंगे। Yes, sir. यस सर। एक तीसरा टर्म है जिसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग पावर। स्मॉल टी। ये सब कॉमन सेंस के डेफिनेशन है, बट जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे बहुत सारे वर्ड आएंगे, सब एक ही जैसे लेंगे, कंफ्यूजिंग, इसके लिए बताना बहुत जरूरी है। सो इसी कॉमन सेंस से T is equal to amount of energy transmitted divided by amount of energy incident। T is equal to 1 होगा तो हम इसको ट्रांसमीटर ऑफ हीट बोलेंगे, रादर परफेक्ट ट्रांसमीटर बोलेंगे। इन तीनों डेफिनेशन से एक बात समझ में आई होगी कि स्मॉल ए प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल टी, इन तीनों का सम हमेशा 1 होगा। Yes, sir. हाँ। कॉमन सेंस है। Yes, sir. Yes, sir. और ये तीनों के मैथमेटिकल डेफिनेशन भी कॉमन सेंस है। Yes, sir. तो इस कॉमन सेंस को जल्दी से लिख लो। कोई आदमी होशियारी मत करना कि इतना कॉमन सेंस है इसमें क्या लिखूं, क्योंकि अभी खत्म होते होते अभी तुम्हारा ना 10-12 ऐसे टर्मिनोलॉजी हो जाएंगे जो देखने में सुनने में सब सिमिलर साउंड करेंगे, तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पहले इतना लिख लो। ट्रांसमिटेड एनर्जी मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरा वैसा का। हाँ, जो हीट आया उसको बिना एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट किए आगे ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है हाँ सर सर। ब्लैक बॉडी के लिए रिफ्लेक्टिंग पावर आर और टी मतलब 0 जीरो 0 है ना? होता है। हाँ, ए अगर 1 हो गया मतलब दोनों 0 है।
So can you explain the difference between absorbed and transmitted? क्या बोल रहे थे? सर absorbed और transmitted में difference क्या है? ओ भाई साहब, एब्जॉर्ब मतलब खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और ट्रांसमिट मतलब आगे भेज दिया, तो दोनों में फर्क समझ नहीं आया? तुम राइट हैंड से Okay, हाँ, किसी ने समझा, तुम्हें 10 समझा। रुपए दिए, तुम लेफ्ट हैंड से उसको वापस कर दूसरे को आगे दे दिए, तो तुम ट्रांसमीटर हुए। और कोई 10 रुपए दिया, उसको पॉकेट में रख लिया, तो तुम्हारे पास एब्जॉर्ब हो गया ना। ओके ओके, समझा। हो गया सर। नहीं हुआ। सर एक Done, sir. Done, sir. हाँ सर। आगे बढ़े? यस। Yes, sir. Yes. फोर्थ टर्म। ब्लू से लिखा था। टर्म होता है, तो बोलते हैं एमिसिव पावर, EMISSIVE। ये कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, ये जो ऊपर तीनों हमने देखा है ना, उसी के जैसा सिमिलर साउंड कर रहा है ये। Yes, sir. अच्छा, लेकिन ये वैसा है नहीं। ऊपर वाला तीनों देखो, भले ही उसको पावर बोलते हैं, बट वो क्या है कि क्या बोलूं मैं, मतलब डायमेंशनलेस है, रेशियो है। हाँ सर। ये एक्चुअल में पावर है। एक्चुअल में पावर है मतलब कोई एक सरफेस है मान लो, तो इस सरफेस से चारों ओर रेडिएशन जाएंगे हाँ ना, अंदर भी जाएगा, बाहर भी आएगा, हर जगह चारों ओर रेडिएशन जाएगा। तो जो चारों ओर रेडिएशन जाएगा,
तो अगर इसमें से टोटल एनर्जी U निकल रही है तो U इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड। रेडिएटेड का मतलब रिफ्लेक्टेड नहीं होता है, समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. जैसे मान लो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम कॉमा पर यूनिट एरिया कॉमा पर यूनिट डायरेक्शन from an object is called emissive power. So emissive power क्या हो गया? पर यूनिट एनर्जी मतलब U, पर यूनिट एरिया दैट इज एरिया, पर यूनिट टाइम दैट इज टाइम, पर यूनिट डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब सॉलिड एंगल। जैसे अगर मान लो इस केस में इस 3 डायमेंशनल एंगल ओमेगा से अगर U एनर्जी निकल रही है तो U अपॉन A इंटू टी इंटू ओमेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एमिसिव पावर। होता क्या है, अब मोस्टली जो तुम लोगों के आसपास बुक होगी उस सब में देखोगे तो हैम हैंडेडली लोग लिख देते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक्चुअल में पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल होता है। ये पर यूनिट डायरेक्शन लोग लिखना भूल जाते हैं और उससे फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है ना, एंगल का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है। नहीं होता। Yes, हाँ सर। उसकी वजह से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग, बट ये एक्चुअल डेफिनेशन है। तो ये हो जाएगा एनर्जी दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर एस्टेरेडियन। याद है सॉलिड एंगल का यूनिट? हाँ सर। हाँ सर। Sir. हालांकि इसका डायमेंशन नहीं होता है तो आपको कहीं कहीं ये भी लिखा रहेगा जूल पर सेकेंड को वॉट कहते हैं तो वॉट पर यूनिट पर मीटर स्क्वायर ये भी लिखा रहता है। आइडियली वॉट पर मीटर स्क्वायर पर एस्टेरेडियन होना चाहिए, ठीक है? इसको हम लोग इसका एमिसिव पावर कहते हैं। एक दूसरा टर्म है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। बार बार कह रहा हूं, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म है इसलिए समझना बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इसको ई सबस्क्रिप्ट में लैम्डा इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब समझो। अगेन बुक से पढ़ते रह जाओगे ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब नहीं समझ पाओगे, ये फैक्ट है। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ जिस एग्जांपल से कह रहा हूँ उसी एग्जांपल से समझो। ये अपने एक्सपीरियंस से बनाया हुआ एग्जांपल है, अदरवाइज बुक का लैंग्वेज पढ़ते रह जाओगे। अब अगर जैसे मैं कहूं कि कोई बॉडी किसी टेम्परेचर पर है और उसका स्पेक्ट्रल उसका एमिसिव पावर मान लो 100 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, इसका मतलब है कि उसके 1 मीटर स्क्वायर सरफेस से 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी निकल रहा है, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। उस एनर्जी में सिंगल वेवलेंथ नहीं होगा ना, कोई भी वेवलेंथ हो सकता है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और आइडियली कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ हो सकते हैं। हाँ। हाँ। आइडियली 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारे वेवलेंथ हो सकते हैं। हाँ। Yes, sir. हाँ सर। तो आइडियली किसी भी ऑब्जेक्ट के एमिशन में 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारे वेवलेंथ होते हैं। अब उसमें से जिस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम रेडिएशन होता है वो प्रिडोमिनेंटली हमें दिखता है।
बट आइडियली सारे होते हैं। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब जैसे एग्जाम्पल समझो मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जाम्पल ये समझो, मान लो क्रिकेट में राहुल द्रविड़ है, राहुल द्रविड़ ने 100 रन बनाए, तो उसके 100 रन में क्या होगा? सिंगल भी होगा, डबल भी होगा, 4 भी होगा, कुछ 6 भी होगा, कुछ ट्रिपल भी होगा, यही होगा। हाँ 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 सर। तो सिंगल लेके कितना रन बनाया उसको काउंट कर लेंगे, 2 लेके कितना रन बनाया उसको काउंट कर लेंगे, 3 लेके कितना रन बनाया, ऐसे करके काउंट करते चलेंगे और Yes, उस सब का सम टोटल 100 होगा। लेकिन उसमें से कोई पूछेगा कि सिंगल लेके कितना बनाया, तो ये जो सिंगल 1 2 3 4 5 6 बोल रहा हूं, ये हो गया वेवलेंथ। तो हर वेवलेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग कितना रेडिएशन है उसको स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहते हैं। समझे? हाँ सर। yes, sir. और ये सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे वही 100 अगर राहुल द्रविड़ की जगह मान लो विराट कोहली बनाता है, तो विराट कोहली के 100 में 4-6 वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो दोनों का अगर इमेसिव पावर देखोगे तो दोनों का 100 है, बट उसका जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करोगे तो देखोगे दोनों के स्पेक्ट्रम में जमीन आसमान का फर्क है। उसमें जो वेवलेंथ है वो उसमें मिसिंग है, बट हाँ ओवरऑल 100 जरूर है ना? Yes, sir. So wavelength, sorry, emissive power corresponding to a particular wavelength is called spectral emissive power. ये हुआ मेरा डेफिनेशन, जो सही भी है, समझने के लिए भी है। अब मैं इसको अपने राहुल द्रविड़ वाले इससे बताऊं तो इसका यही मतलब हुआ ना। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 बोला, वो तो डिस्क्रीट नंबर है। अब इसमें सब कुछ अगर हो सकता है 1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो इसका मतलब है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल एमिसिव पावर मिलेगा। मिलेगा सर। यस सर। कॉमन सेंस है। Yes, sir. हाँ सर। तो यहां से जो इमिसिव पावर का स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का डेफिनेशन आपके बुक में मिलता है वो ये है, DE by D lambda, that is rate of change in emissive power with respect to wavelength। बट मैं अगर ये डेफिनेशन बताऊं तो आपका कुछ नहीं होना है, बेसिक समझ ही नहीं पाओगे। मान लो ये एक्चुअल डेफिनेशन है, सारे बुक में मिलता है, बट इससे तुम क्या समझे? कुछ नहीं समझे, है ना? हाँ सर। हाँ तो सर। बुक के डेफिनेशन के हिसाब से बुक भी अपनी जगह करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं है। जैसे 0 से लेकर इनफाइनाइट वेवलेंथ में कोई पूछेगा 5000 एंगस्ट्रम से कितना इमिसिव पावर है, तो वो हुआ उस वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, है ना? हाँ सर। हाँ तो मैं सर। दोनों डेफिनेशन लिख देता हूं। एक तो बुक में जैसा है, rate of change in emissive power with respect to wavelength is called a spectral emissive power। E lambda, ये बुक का डेफिनेशन है जो मुझे पसंद नहीं है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मोर प्रिसाइजली ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। समझने वाला डेफिनेशन मैं बोलूंगा, इमिसिव पावर of an object corresponding to a wavelength lambda is called a spectral emissive power।
ठीक है, हाँ सर। उस वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, सो ई लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक? इमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ये दोनों बात समझ आई? यस सर। कॉपी Yes, sir. दोनों को। हो गया सर।
एक मिनट हाँ। Done, sir. सर सर डन। हो गया सबका? हाँ सर। सर हम्म। सर वो ई का जो फॉर्मूला है वो उसमें क्या लिखा है, यू डिवाइडेड बाय ए टी। 80 उसके बाद वो सॉलिड एंगल का साइन है ओमेगा। ओ ओके सर, हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। कौन सा नंबर था? 5th 6th। एक और टर्म है जिसको इमिसिविटी कहते हैं, EMISSIVITY। इसको ऐसे एप्सिलन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं बुक में स्मॉल ई भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक ही बात है। सो इस एमिसिविटी का क्या मतलब है? सो दिस एमिसिविटी इज emissive power of an object upon emissive power of a black body। और दोनों सेम टेम्परेचर पर होना चाहिए, एट सेम टेम्परेचर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एमिसिव पावर उस ऑब्जेक्ट की एमिसिविटी मल्टीप्लाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरा टर्म है जिसको एमिसिविटी कहते हैं। ये एमिसिविटी डायमेंशनलेस होगा, कॉमन सेंस है। हाँ सर। नेक्स्ट को कहते हैं स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन का मतलब है
ये एक एम्पिरिकल लॉ है। So according to this law, emissive power of a black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन की। जीरो। मतलब नहीं, एब्सोल्यूट 0 होता है, मतलब इन केल्विन। ठीक है। हाँ। तो emissive power of a black body is equal to some constant into T to the power 4। ये जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद नहीं रखनी है, फिक्स होता है। इसकी वैल्यू किसी को याद है? शायद 5.67 into 10⁻⁻8, शायद, मुझे याद नहीं रहता ये। So this much watt पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है। वैसे मैं वैल्यू एक बार चेक कर लेता हूँ, या तुम लोग भी देखो अगर आसपास बुक हो तो। मुझे याद है यही होता है। यही है। हाँ, देखा है मैंने? देखूं? देखा मैंने। ठीक है, वेरी गुड। तो ऊपर जो हमने एमिसिविटी का डेफिनेशन देखा था उसके हिसाब से ये तो ब्लैक बॉडी का है, तो किसी भी बॉडी का क्या होगा? E इंटू दैट ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो कोई भी बॉडी जो टेम्परेचर T पर है वो क्या होगा? उस बॉडी का एमिसिविटी इंटू स्टीफेंस कांस्टेंट इंटू T⁴ हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, तो एमिसिविटी और स्टीफेंस लॉ ये दोनों लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सिग्मा इनका है ना स्टीफन। हाँ,
certain, एक मिनट सर. सर हो गया सबका? आगे बढ़ो. हाँ. हाँ सर. इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ. कौन सा लो? किरचॉफ्स लॉ. ये लॉ कहता है इस लॉ को भी बुक में अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से लिखा रहता है, बट एग्जैक्टली क्या है मैं बताता हूं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेशियो ऑफ absorptive power to emissive power of all objects at same temperature are equal. ठीक है, तो मतलब समझो, एब्जॉर्प्टिव पावर स्मॉल ए, एमिसिव पावर कैपिटल ई. ये ऑब्जेक्ट ए का हो या ऑब्जेक्ट बी का हो, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या ऑब्जेक्ट सी का हो, सेम टेम्परेचर पर हर ऑब्जेक्ट का ये रेशियो इक्वल होता है ना? तो सबका इक्वल होता है, मतलब ब्लैक बॉडी का भी होगा. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो ऐसा लिख सकता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट का A अपॉन E
is equal to 1 upon EB. Yes, sir. So A upon epsilon into EB, temperature same है तो 1 upon EB. So A is equal to epsilon. ये इसका आउटकम है, यानी कि हर ऑब्जेक्ट का एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिविटी हमेशा इक्वल होता है हर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसी को कहने का तो एक तरीका तो ये हुआ जो एक्चुअल किरचॉफ्स लॉ है। एक तरीका किरचॉफ लॉ के कहने का ये भी होता है कि एब्जॉर्प्टिव पावर एंड इमिसिविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल। और एक तीसरा तरीका जो स्कूल में हैम हैंडेडली हम लोग बोल देते हैं कि अ गुड ऑब्जर्वर इज ऑलवेज अ गुड एमिटर। ये वर्ड तो बार बार सुने होगे ना, ये सेंटेंस। नहीं सर। अच्छा, नहीं सर। कोई बात नहीं। तो गुड ऑब्जर्वर इज ऑलवेज अ गुड एमिटर। इसमें से जो भी स्टेटमेंट बोले उसको हम किरचॉफ लॉ बोल सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद आता है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। अगेन ये कोई लॉ नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। जहां से शुरू किया था कहानी हम लोगों ने, इसी डायग्राम को कॉपी करते हैं। तो मान लो ये कोई सरफेस है जिसका सरफेस एरिया ए है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी नॉट है, सराउंडिंग का टी एस है। तो देखो इसका रेट ऑफ रेडिएशन क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, एमिसिविटी इंटू सरफेस एरिया इंटू स्टीफेंस कांस्टेंट इंटू टी टू द पावर 4। ऐसा लिखेंगे, टी नॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ऐसा लिखेंगे हाँ सर। या टी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, टी टू द पावर 4 ऐसा लिखेंगे। हाँ यस सर। इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिखेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर इस पर आ कितना रहा है, तो सरफेस एरिया स्टीफेंस कांस्टेंट इनटू सराउंडिंग का टेम्परेचर टू द पावर 4 होगा। ये वाला एक्सप्लेन कर दो। सो रेट ऑफ हीट गेन, ये क्या होगा? गेन मतलब एब्जॉर्प्शन। सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन माइनस रेट ऑफ रेडिएशन या एमिशन, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर। सो A into capital A into Stephen's constant into Ts to the power 4 minus epsilon into A into Stephen's constant into object का temperature to the power 4। और A is equal to epsilon होता है, ये मालूम है, अभी देखा था किरचॉफ्स लॉ में। हाँ तो यहां से हम dq by dt is equal to epsilon into A into Stephen's constant common, सराउंडिंग का टेम्परेचर टू द पावर 4
माइनस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टू द पावर 4, हाँ Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। तो इसको लिख सकते हैं मास m जो भी सरफेस सराउंड उस ऑब्जेक्ट का होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू dt बाई dt हाँ इज इक्वल टू एप्सिलॉन a सिग्मा s सराउंडिंग का टेम्परेचर टू द पावर 4 माइनस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टू द पावर 4। So finally dt by dt is equal to epsilon a sigma s upon ms सराउंडिंग का टेम्परेचर टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 4। अब ये अगर पॉजिटिव आता है तो इसको हम लोग रेट ऑफ हीटिंग कहेंगे, नेगेटिव आता है तो रेट ऑफ कूलिंग कहेंगे, है ना। Yes, sir. हाँ सर। सो दिस इज रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग, डिपेंड करता है टेम्परेचर इंक्रीज कर, नेगेटिव आता है तो रेट ऑफ कूलिंग बोलेंगे। आया समझ में। यस सर। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ और स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ये दोनों लिखना है आपको, लिख लीजिए जल्दी। सर ये किरचॉफ्स लॉ में जो A to E का रेशियो है वो लाइक एम्पिरिकली डिराइव्ड है या मैथमेटिकली ऐसा प्रूव किया है कि सबका इक्वल है? क्या लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ कभी पढ़ा है आज तक? मैंने नहीं पढ़ा। लॉ उसी को बोलते हैं ना, न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स मान लो, तो ये प्रूफ थोड़ा ना होता है, तो लॉ है। लॉ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है हमेशा। कोई लॉ बताओ जिसका मैथमेटिकल प्रूफ होता है। सर स्टीफन के बाद क्या लिखा है? स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, BOLTZMAN। सर थोड़ा जूम इन करो ना। सर थोड़ा नीचे ले सकते हैं।
सर डन। सर एक मिनट। सर थोड़ा और नीचे ले सकते? सर डन। एक मिनट। हो गया? नहीं सर, एक मिनट। एक मिनट। एस स्पेसिफिक हीट है। हाँ, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। सर डन। हो गया सर। सर डन। एक लास्ट वाला पार्ट। क्या? हाँ नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बिना न्यूटन क्या है किसी चैप्टर का तो खत्म हो ही नहीं सकता ना। हाँ सर। हाँ सर। तो वैसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन ने बताया, इसके अलावा उसका ऑब्जर्वेशन था कि if temperature difference यस। between object and surrounding is a small, then rate of cooling is
directly proportional to this temperature difference. मतलब ऐसे समझो, रेट ऑफ कूलिंग बोलेंगे तो -dT/dt बोलेंगे, Yes, sir. is equal Yes, to some constant into temperature of object minus temperature of surrounding, ऐसा होगा, हाँ sir. है ना? हाँ ये के क्या है? ये जस्ट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है? सो -dT/dt is equal to K into T minus Ts. So -dT upon T minus Ts is equal to K dt. फिर dt upon T minus Ts is minus K dt. इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। So dt upon T minus Ts is equal to minus K dt. T is equal to 0 पर इसका टेम्परेचर मान लो कुछ भी T इनिशियल या T नॉट, जो मन में आए बोल दो, और T is equal to T पर इसका टेम्परेचर मान लो T है। So ln T minus Ts upon T naught minus Ts, this will be equal to minus KT. So T minus Ts upon T naught minus Ts is equal to e to the power minus KT. So T minus Ts is equal to T naught minus Ts into e to the power minus KT. So in general, temperature as a function of time मिलेगा temperature of surrounding plus T naught minus Ts e raised to minus KT. ये हो गया temperature as a function of time. ये है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये है टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियल। तो ये टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इन्फिनिटी पर जाके सराउंडिंग के बराबर होगा। देखो T इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो T नॉट, और T इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो Ts हो। ये कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसको कॉपी कर लो। सर हाँ बोलो। सर वो जो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है वो उसका ऑब्जर्वेशन था या कोई रीजन है उसका? क्या सर वो जो डेफिनेशन है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्रोक्सीमेट लॉ है जो ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। अदरवाइज इससे ऊपर जो स्टीफेंस लॉ है
इससे अगर इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो डिनोमिनेटर में t⁴ माइनस ts⁴ मिलेगा। तो वो इंटीग्रेट करके रिजल्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बट मोस्ट एक्यूरेट होगा। लेकिन ts और t के बीच डिफरेंस अगर कम है तो उससे भी तुम्हें यही मिलेगा। अदरवाइज तो उसको इसका प्रूफ बोल सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों दो सेपरेट लॉ है। ठीक है सर। ठीक है। Excuse me, sir. बोलो। तो इंटीग्रेशन से आप एक्सप्लेन हो रहे क्या, मतलब वो क्या किया और ठीक से समझ नहीं आया। क्या? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर इंटीग्रेशन से एक्सप्लेन करोगे क्या, फिर से वो समझ नहीं आया। इंटीग्रेशन किया? हाँ। इंटीग्रेशन करके देखा? तो dt अपॉन t माइनस ts का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ पहले मुझे। बोलो। टी माइनस टी एस बाहर आएगा ना। क्यों? ts कांस्टेंट है, t तो वेरिएबल है। बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना। हाँ। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। हाँ सर। तो 1/x माइनस कुछ भी x माइनस 5 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x माइनस 5। ओके समझा। डन सर। सर एक मिनट। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। लिख लिया सबने? यस सर। सर एलन की Yes, बात, sir. क्या? एलन वाले पार्ट को थोड़ा जूम कर सकते हैं क्या, मतलब इंटीग्रेशन वाले पार्ट के बाद।
हो गया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड। इसको सॉल्व कीजिए। सर क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर दिखा सकते हैं? क्या देखना है बोलो? वही जो फाइनली आपने बॉक्स पे लिखा है। अच्छा, इसका मतलब कॉपी नहीं किया है क्या? नहीं, Right. हो गया तो सबसे आगे बोलता है तू। नहीं सर। सर वेदांत बोलता है। वेदांत मैं नहीं सर, यशोवर्धन करके और जीवती। जो भी बोलता है बोल मत, सॉल्व कर।
सर हो गया। क्या आंसर आया बताओ? उस एलएन में ln डिसॉल्व होकर लॉग में कन्वर्ट होगा बट लॉग एज है 14 मिनट मतलब। मुझे तो अप्रोक्सीमेट 14 ही आ रहा है। 14 मिनट आया। अभी कैलकुलेटर डालना पड़ेगा। ना जरूरत नहीं है। 14 मिनट सही है। 14.096 यस सर। कैसे किया? इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। हाँ हाँ सब उसमें पुट करके e के raised to निकाला। माइनस के। हाँ के निकाला, बाद में के को सेकंड टाइम पुट किया वापस। 2 बार करना पड़ा बस। हाँ सर। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो t इज इक्वल टू ts प्लस t0 माइनस ts e रेज टू माइनस kt। ये फॉर्मूला है अपने पास। यस सर। यस सर। सराउंडिंग टेम्परेचर 20 यस सर। और 40 से 35 हो गया 10 मिनट में। सो 35 इज इक्वल टू 20 प्लस कितना था 40 माइनस 40 माइनस 20 ई रेज टू माइनस 10 के मिनट के यूनिट में ऐसा होगा। हाँ सर। सो 20 प्लस 20 इंटू ई रेज टू माइनस 10 के इज 35। ये एक इक्वेशन है। दूसरा 35 से 30 कितने में होगा? यही ना। हाँ सर। तो दूसरा इक्वेशन मेरा हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 20 प्लस उसमें कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा सर। 35 माइनस 20 15 इंटू ई रेज टू माइनस के टी। यही टी चाहिए मुझे। यस सर। हाँ सर। और वो 20 होगा सर, आपने 25 लिख दिया। हाँ ये 20 होगा। तो इन दोनों से अगर देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 20 ई रेज टू माइनस 10 के यस सर। is e raised to minus 10k is 3/4 ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। so e raised to 10k is 4/3 so
10k is ln 4/3. Yes, sir. K is 1/10 ln of 4/3. अब इसमें 10 is equal to 15 e raised to minus kt, मतलब t/10 ln of 4/3 ऐसा होगा. So 2/3 is equal to e to the power minus t/10 ln of 4/3. दोनों और लॉग ले लो फिर. So ln of 3/2 प्लस हो जाएगा करोगे तो t/10 ln of 4/3. Yes, sir. So time t is equal to 10 into ln of 3/2 divided by ln of 4/3. तो ये जो भी है कितना आता है 14.09. Yes, sir. 14.09 minutes. हाँ सर सेम है. Yes, sir. तो ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ. इसका एक दूसरा तरीका भी है जिसमें लॉग वॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेटमेंट से, वो भी बता दूंगा, बट वो अगली क्लास में. ऑल टुगेदर डिफरेंट तरीका है. ठीक है, तो अगली क्लास में इसी क्वेश्चन के सेकेंड मेथड से स्टार्ट करेंगे. याद दिलाइए. आज के लिए इतना ही. इसको कॉपी कर लो, जिसका जिसका हो जाए फिर लीव करते चलो. सर मैंने ई रेस्ट माइनस उसका वैल्यू ढूंढा, मुझे 3/4 टू द पावर 1/10 उसके आगे इसमें आपको दबा के रख भाई. कुछ नहीं समझा क्या बोला था. पहले ई रेस्ट माइनस के ढूंढना. हाँ, क्या फर्क पड़ता है उससे. तो कोई इक्वेशन सॉल्व करना है जैसे करो.